नमस्कार। आज हम लोग अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपियन कंपनी जो भारत आई उसमें से पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए और तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका शॉर्ट नेम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। इंग्लैंड की महारानी ने एक अधिकार पत्र दिया कि आप ही केवल व्यापार कर सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, और कोई व्यापार नहीं करेगा। 1600 में अधिकार पत्र मिला। 1605 में ये कंपनी भारत आई। जिस समय ये अधिकार पत्र मिला उसमें भारत में मुग़ल बादशाह अकबर था, और जब ये कंपनी भारत में, उस समय मुग़ल बादशाह जहांगीर था। तो जाहिर सी बात है जहांगीर से ही परमिशन लेना था, और आप बिना परमिशन लिए जो मुग़लों का अधिकार क्षेत्र था उसमें आप व्यापार कर नहीं सकते थे। और भारत एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था मुग़लों के अधिकार क्षेत्र में आता था। आप पश्चिम से लेकर पूरब तक, बंगाल उंगा सब जितना था सब मुग़लों के अधिकार क्षेत्र में आता था, इसलिए मुग़लों से परमिशन लेना जरूरी था। तो जो अंग्रेज़ थे वो अपने राजदूत को भेजा करते थे। राजदूतों का बड़ा सम्मान होता था, तो राजदूतों को भेजा जाता था। अब बात थी समस्या कि राजदूत किसको भेजा जाए। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि मुग़लों की भाषा में बात कर सके। मुग़लों की भाषा फारसी थी। अंग्रेज जो थे जाहिर सी बात अंग्रेजी बोलते थे, जो कि मुग़लों को समझ में नहीं आता, तो व्यापार कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है। इसके लिए उन्होंने एक राजदूत को तय किया और उसको मुग़ल दरबार में भेजा। तो आइए आज उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अंग्रेज इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के तौर पर कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया, और जहांगीर ने 1600 और जहांगीर के दरबार में 1608 में पहुंचा। ये कैप्टन हॉकिंस कहाँ आया था? सूरत आया था। अभी सूरत ही क्यों आया? इसलिए कि जो रास्ते थे आने के वो समुद्री मार्ग से थे। इधर से अफ्रीका महादेश से होते हुए ये भारत के सूरत पहुंचा था, यानी कि ये मुग़लों के आने का रास्ता जो था यहाँ था, सूरत गुजरात में पड़ता था, और आने का जो रास्ता था समुद्री मार्ग से था। तो समुद्री मार्ग से ही सूरत आया जा सकता था, और कोई रास्ता था नहीं, इसलिए सूरत आया। और जहांगीर से मिला 1608 में। 1608 में जहांगीर से मिला। हॉकिंस जहांगीर से फारसी में बात की। यही बहुत बड़ी बात थी जो कम्युनिकेशन के लिए, व्यापार के लिए, कि फारसी में कोई उनकी भाषा में कोई व्यक्ति बात कर रहा हो। इससे पहले जो आते थे उतना उनका कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं था। तो हॉकिंस जहांगीर से फारसी में बात की, जिससे खुश होकर हॉकिंस को 400 का मनसब होता था। मुग़लों के समय में एक व्यवस्था थी जिसमें 400 का मनसब दिया जाता था, जो कि एक अच्छा खासा मनसब होता था। कहने का मतलब उसके 400, उसमें कुछ घोड़े होते थे, कुछ रथ होता था, कुछ अधिकारी होते थे, कुछ सेनापति होते, इस तरीके का एक मनसब दिया जाता था। ये जब हम लोग आगे जब अकबर पढ़ेंगे तो उसमें इसको पढ़ेंगे। तो मनसब वो इंग्लिश खां की उपाधि दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसको मिली थी। तो जो व्यक्ति फारसी में बात कर सकता था उसको इंग्लिश खां की उपाधि मिली। कौन था? हॉकिंस। हॉकिंस नाम से भी लगता है, प्रेशर कुकर भी आता है। तो एक प्रेशर बनाया मुग़लों पर हिंदी में, फारसी में बात करके, और मुग़लों को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया, और इंग्लिश खां की उपाधि इसको मिली। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों को सूरत के निकट स्वाजी हाल में पराजित किया। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उतना ज़्यादा पुर्तगालियों से संघर्ष अंग्रेजों का नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। बस यही एक या दो और युद्ध हुआ है, लेकिन यही एक मेनली यही युद्ध है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और बाद में पुर्तगालियों का वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया अंग्रेजों से, तो फिर वो भी समस्या समाप्त हो गई। तो 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों को सूरत के निकट स्वाजी हाल में पराजित किया, और पश्चिमी तट पर प्रथम व्यापारी कोठी खोली। पश्चिमी तट कहाँ पे है? इधर है। ये गुजरात हो गया, ये हिस्सा जो है सो गुजरात का इलाका हो गया। गुजरात में ये सूरत हो गया। सूरत जो है सो एक तटवर्ती इलाका है। तो सूरत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित है। तो पश्चिमी तट पर खोला गया पहला जो कोठी था, व्यापारी कोठी था, वो कौन था? सूरत। ऐसे अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर पहले व्यापार किया है। इससे पहले 1608 में कोशिश हुई थी, मगर सफलता नहीं मिली थी। शुरू में जब अंग्रेज जो थे वो सूरत में ही चाहते थे कि व्यापारी कोठी खोलना, क्योंकि वो सूरत आए थे, सूरत से ही उनका आना जाना था, इसलिए चाहते थे कि सूरत में ही खुले, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। तो पहली व्यापारी कोठी अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम। ये मसूलीपट्टनम कहाँ है? यहाँ है आंध्र प्रदेश में। ये हो गया तमिलनाडु, और उसके ऊपर ये हो गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में
पटनम में पहली व्यापारिक कोठी खोली। अंग्रेजों ने भारत में भी पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आपको एग्जाम में सवाल इसको कंफर्म कर लेना है कि एग्जाम में ये सवाल बड़ा पूछता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। पश्चिमी तट पर अंग्रेजों के द्वारा खोला गया पहला व्यापारिक कोठी कौन था? 1611 में मसूलीपट्टनम, पूर्वी तट पर। पश्चिमी तट पर खोला गया पहला व्यापारी कौन था? सूरत। कब खोला गया? 1613 में। 1608 में खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो सफलता नहीं मिल सकी थी। 1608 में नहीं खुला, 1613 में खुला। पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में खुला, फिर 1613 में आंध्र प्रदेश सूरत में खुला। स्वाजी हाल में पुर्तगालियों को हराने वाला अंग्रेज अधिकारी था थॉमस बेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पुर्तगालियों को हराने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? थॉमस बेस्ट था। 1615 में जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। पहला कौन था? पहला था हॉकिंस, दूसरा कौन था? टॉमस रो था, और जहांगीर के दरबार में भेजा, और 1619 तक रहा, यानी कि 1615 से 1619 तक रहा। और ये कुछ जहांगीर से, कुछ शाहजहां से यानी खुर्रम से कुछ ये छूट पाने में सफल रहा था। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया। सुनहला फरमान कहने का मतलब एक अधिकार पत्र हुआ करता था गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ पड़ता है? ये हो गया केरल, ये हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और इसके ऊपर है गोवा, और ये हो गया महाराष्ट्र हो गया। तो गोवा जो था आज के परिप्रेक्ष्य में ये है, उस समय ये नहीं था, उस समय सब मिला जुला हुआ था। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान दिया। 500 पैगोड़ा था उनकी मुद्रा, पैगोड़ा मुद्रा था। जैसे आज रुपया है तो उस समय उनका पैगोड़ा हुआ करता था। तो वार्षिक कर देकर गोलकुंडा के बंदरगाहों पर अंग्रेजों को व्यापार कर सकते थे। तो ये गोवा था, और यहाँ पर ये पूरा इलाका, इस इलाके पर आप व्यापार करने की अनुमति उनको मिल गई। कितने में? 500 पैगोड़ा का वार्षिक कर देकर। कब? 1632 में। इसमें ईस्वी सन ही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ईस्वी सन को बढ़िया से याद रखना। हालांकि ये गोवा आज के दृष्टिकोण से, जो कि गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन ये आता जो पूरा इलाका था ये गोलकुंडा के अंतर्गत आता था, जो कि वर्तमान में गोलकुंडा नहीं है, वर्तमान में कर्नाटक और गोवा में बट गया है। उस समय जो गोवा का इलाका था उनको पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन आज का इलाका जो है वो पड़ता है कर्नाटक और गोवा के बीच में, जो कि गोलकुंडा कहलाता है। 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा, अभी चंद्रगिरी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ये हो गया आंध्र प्रदेश। 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लेकर कोठी का निर्माण किया। एक कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। ये यहाँ पर था, कोरोमंडल तट पर इधर था। मद्रास पट्टे, अब पट्टे पर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट, कुछ समय के लिए। जैसे किसी को हम कोई ज़मीन लीज पर दे देते हैं, आज के समय में कहा जाता है कि लीज पर 100 साल का लीज हो गया, उस समय पट्टे पर कहा जाता था कि पट्टे पर लेकर इस पट्टे पर लिया और एक कोठी का निर्माण किया, यानी कि फैक्ट्री का निर्माण किया, जिस फैक्ट्री का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यहीं पर अंग्रेजों का कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय था। अब जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो हम लोग को कुछ तट पढ़ना है। तो एक कोरोमंडल तट है, गोलकुंडा तट है, कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार तट है। तो कोरोमंडल तट जो है सो ये कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक के क्षेत्र को कोरोमंडल क्षेत्र कहते हैं। तो कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, कब शादी हुई? 1661 में। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। अब पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि पुर्तगालियों के साथ अंग्रेजों का उतना ज़्यादा संघर्ष नहीं हो सका। इसलिए नहीं हो सका कि वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुका था। अब वैवाहिक संबंध आज भी आपको पता है कि जब कभी किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है तो वहाँ लड़ाइयाँ झगड़ा कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। और वो जिनसे शादी होती है वो चाहते हैं कि हमारा परिवार हो, हम इनको सुरक्षित रखें। तो शुरुआत में अंग्रेज़ों का एक युद्ध हुआ जरूर, लेकिन उसके बाद जो है जब कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी
ब्रिटेन के राजकुमार के साथ हो गए 1661 में, तो उसके बाद कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ। और जो पुर्तगाली थे वो भारत के पश्चिमी तट पर ही रह गए। पश्चिमी तट में आप मान लीजिए कि ऊपर के मतलब गुजरात से ऊपर के इलाका यानी कि सूरत हो गया, बम्बई हो गया, ये सब इलाके अंग्रेजों के अधिकार में थे, लेकिन उसके नीचे जैसे दादर नागर हवेली, दमन दीव हो गया, फिर आपको ये गोवा हो गया, तो ये सब इलाके जो रहे आज़ादी के बाद तक पुर्तगालियों के ही कब्जे में रहे। पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई दे दिया। अब जब ये विवाह हो गया तो चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई मिल गया। पहले बम्बई किसके अधिकार क्षेत्र में? पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था, तो उसको दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हो गया। अब ये जब बम्बई प्राप्त हो गया तो ये बम्बई का क्या करता है, इसको क्या काम था? ये राजा था, इसको बम्बई में तो आगे रहना नहीं था। तो 1668 ईस्वी में, 61 में विवाह हुआ, 68 में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई दे दिया कि आप लीजिए इसको 1 साल में आप 10 पाउंड दीजिएगा और यहाँ पर अपना व्यापार करिए, जो करना है करिए, किराए के तौर पर। कोई परमानेंट बेचा नहीं था, ये किराए के तौर पर दिया गया था 1668 में। 1661 में विवाह हुआ और 1668 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थापित किया गया। आपको पहले ही बताया गया कि 1608 में एक व्यापारी एक फैक्ट्री की स्थापना करना चाहते थे अंग्रेज, लेकिन वहाँ कर नहीं सके। 1613 में वहाँ फैक्ट्री स्थापित हुई। तो तब से लेकर 1687 ईस्वी तक उनका मुख्यालय जो था, अंग्रेजों का पश्चिमी तट का मुख्यालय जो था सो सूरत में था। और जब 1687 में जब उनको 1661 में बम्बई प्राप्त हो गया तो वहाँ उसको डेवलप किया, डेवलप करने की कुछ बिल्डिंग इमारतें बनवाई और उसके बाद 1687 में फाइनली अंतिम रूप से सूरत से हटाकर बम्बई था। अब ये ऐसे जगह पर ही चुनते थे जहाँ समुद्री कम्युनिकेशन हो, जहाँ से समुद्री रास्ताएं हो, बीच में कहीं ऐसे स्थल पे नहीं इनकी केंद्र होता था जहाँ से आने जाने में दिक्कत हो। कहें कि ये नौ संचालन में बहुत बेहतर थे, पुर्तगालियों से भी बेहतर थे और फ्रांसीसियों से भी बेहतर थे। तो इनका मुख्यालय जो है सूरत से हटाकर बम्बई स्थापित किया। बम्बई की स्थापना गेराल्ड ओंगियर ने की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है कि बम्बई की स्थापना किसने की थी? गेराल्ड ओंगियर ने। तो ये है अंग्रेज। अभी इसमें कुछ और पढ़ेंगे भी हम लोग बंगाल के बारे में, अंग्रेजों का जो अधिपत्य बंगाल से हुआ उसके बारे में एक अलग पढ़ेंगे। देखिए, इस टॉपिक को थोड़ा समझने के लिए अलग अलग पढ़ना जरूरी है। हम चाहते तो इसको आपको 1-2 वीडियो में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन तब आपको समझ में नहीं आता। इसको जब तक सीक्वेंस से हम लोग नहीं पढ़ेंगे ये समझ में नहीं आएगा। या कितना ईस्वी सन है, आप पीछे की कहानी को नहीं जानते, एक बैग आपको दे दिया गया, इसको रटने के लिए लगातार रटते रहते हैं, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ चला जा रहा है, ये पता नहीं चलता, एक दूसरे पर ओवरलैप करते रहता है। इसलिए इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इसको सीक्वेंस से आराम से ठंडे दिमाग से इसको धीरे धीरे याद करिए। ईस्वी सन जो है सो लाइन से चलिए कि पहले 1611 में कहाँ स्थापित हुआ, 1613 में कहाँ स्थापित हुआ, 1661 में क्या हुआ, 1688 में क्या हुआ। इसको लाइन से आप जब पढ़िएगा तो आपके दिमाग में धीरे धीरे ये चीज़ें बैठ जाए। और लगातार रिपीट करिए, लगातार रिपीट करिए। जब आपको कोई दिक्कत हो तो आप सवाल में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। मुझे लगता है कि ये टॉपिक यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगला टॉपिक इसके आगे हम लोग अगली बार बनाएंगे। धन्यवाद।